हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला आलोक सर। आज चर्चा होगी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के चौथे भाग की। जैसे ही यूरोपीय कंपनियों के आगमन के चौथे भाग की हम चर्चा करेंगे, तो आज चर्चा होगी हमारी अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि पिछली क्लास में बाय मिस्टेक हो गया था, जो हम पुर्तगाली वास्को डिगामा व्यक्ति की बात किए थे, तो कहे थे कि पुर्तगाली जो व्यक्ति वास्को डिगामा है उसको कालीकट बंदरगाह पर जो लाने वाला नाविक था वो जो है अब्दुल मानिक था, और वहां पे गलती से मानिक चंद हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने किया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने किया। अब जैसे ही मैंने कहा कि ये कंपनी की स्थापना हुई, तो ये कंपनी की स्थापना इसलिए हो रही थी कि ये कंपनी जो है भारत अर्थात पूर्वी देश अर्थात भारत के साथ जाके व्यापार कर सके। तो एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अर्थात अंग्रेज कंपनी को पूर्वी देश के साथ अर्थात भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। आगे देखा जाएगा जब इसमें, तो एक यहाँ राजा था इंग्लैंड में जिसका नाम था जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश अर्थात भारत के साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने जो है 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार प्रदान किया था, तो एलिजाबेथ ने। और कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने पूर्वी देश अर्थात भारत के साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया था, तो जेम्स प्रथम इंग्लैंड का राजा। फिर अगली जब बात करेंगे इसमें, तो कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1600 ईस्वी को हुई। इस कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी इंग्लैंड में हो जाती है, और यह कंपनी जो है 1608 ईस्वी में, यह कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आती है। तो कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी और इसका भारत आगमन 1608 ईस्वी में। जैसे ही कंपनियां आती हैं, तो ये जब कंपनी आती है तो अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित करती हैं या कोठी स्थापित करती हैं, या हम कह सकते हैं कि व्यापारिक केंद्र बनाती हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई एक गुजरात, और गुजरात के सूरत नामक स्थान पे, और कब की गई? 1608 ईस्वी में की गई। लेकिन यहाँ नींव जब पड़ती है, तो यहाँ पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो शासन किसका चल रहा है? मुगल शासन है। और शासक कौन है? आपका जहांगीर। तो जब आती है तो 1608 ईस्वी में ये जब कंपनी आती है, तो यहाँ गुजरात के सूरत में नींव 1608 में जब पड़ती है, तो जहांगीर से झगड़ा हो जाने के कारण ये फैक्ट्री अपूर्ण रह जाती है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित है वो सूरत है। कहाँ? गुजरात में। कब स्थापित की गई? 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा जब दूसरी फैक्ट्री की हम बात करेंगे, तो अंग्रेजों के द्वारा दूसरी फैक्ट्री इस तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश में एक स्थान है मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1611 ईस्वी में किया गया। तो ये जो है उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री कौन सी? सूरत। और आपके पूर्वी तट पर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। जबकि ये प्रथम फैक्ट्री कैसी थी? अपूर्ण फैक्ट्री थी, केवल नींव डाल के 1608 में ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिर जाके दूसरी फैक्ट्री 1611 में स्थापित करते हैं, और ये जो 1608 में फैक्ट्री अपूर्ण रहती है, इसको जो है 1613 में पूरी की जाती है।
तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, नो डाउट। कहेगा कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जो प्रथम फैक्ट्री थी सूरत थी, और अंग्रेजों के द्वारा दूसरी जो स्थापित फैक्ट्री अगर पूछता है कि कौन सी थी, तो अंग्रेजों के द्वारा दूसरी स्थापित फैक्ट्री आपकी कौन सी थी, मसूलीपट्टनम थी। आगे जब देखा जाएगा तो इन्होंने फैक्ट्री के अलावा जो है किला की भी स्थापना किया, किला भी स्थापित किए। तो इनके द्वारा जो किला स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो देख सकते हैं कि पहला किला जो है अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम किला स्थापित किया गया, और कहाँ किया गया, कलकत्ता में किया गया। उसी तरह से जब दूसरे किले की बात करेंगे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया गया, और कहाँ किया गया, मद्रास में किया गया। फिर आगे घटना देखा जाएगा कि इंग्लैंड का जो राजा है जेम्स प्रथम 1605 ईस्वी में अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से फरमान जारी करके या अकबर के नाम से पत्र लिख के भारत भेजता है। अब जैसे ही जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से फरमान जारी करके भेजता है, तो यहां आपको बता दें कि ये जो है 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचता है, और जबकि जो अकबर हैं, इन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में ही हो जाती है। तो इस तरह से ये अकबर के दरबार में न आकर ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो याद रखेंगे कि जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से फरमान जारी करके भेजा था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। यहाँ जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आता है, कब आता है, 1608 ईस्वी में, तो ये जहांगीर से आगरा में जाके मिलता है। कहाँ जाके मिलता है, आगरा में जाके मिलता है। और आगरा में जब जाके मिलता है तो ये तुर्की भाषा में बातचीत करता है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत करता है। फिर जो है 7 साल बाद एक और अंग्रेज दूत आता है, और उस दूत का नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 8 में 7 जोड़ देंगे, 1608 में 7 जोड़ देंगे तो 815, 1615 ईस्वी में भारत पहुंचता है। तो यहाँ से नो डाउट बस याद रखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन जेम्स प्रथम ने किसके नाम से पत्र जारी करके कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, तो अकबर के नाम से, क्योंकि उसको पता था कि भारत में मुगल शासन है और शासक कौन है, अकबर है। लेकिन जहां कैप्टन हॉकिंस के पहुंचते ही उससे पहले 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर अगली जब बात किया जाएगा तो 1632 में एक गोलकुंडा नामक स्थान है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में कहाँ पे, कर्नाटक में। ये गोलकुंडा नामक स्थान दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में कहाँ पे, कर्नाटक में। तो गोलकुंडा के शासकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले सुनहरा फरमान जारी किया जाता है। सुनहरा फरमान का अर्थ यहाँ पे है कि मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है गोलकुंडा के शासक जो है गोलकुंडा में ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। फिर अगली जब बात करेंगे तो 1661 ईस्वी की जब बात किया जाएगा तो ये विवाह की घटना है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम याद रखेंगे 16 और 61 को याद रखेंगे कि विवाह है। अब विवाह होता किसका है, तो चार्ल्स द्वितीय है, और याद रखेंगे कि चार्ल्स द्वितीय की उम्र कितनी साल है, 16 साल है, और जबकि कैथरीन है, और कैथरीन की एज कितनी साल है, 61 साल है। तो याद रखेंगे कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है। और जैसे ही 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह होता है, तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में मिल जाती है। यहाँ देखिए लोगों को पल्सर और अपाची दहेज के रूप में मिलती है, यहाँ जो है
चाल दीदी को मुंबई ही दहेज के रूप में मिल जा रही है। फिर ये क्या करता है, जैसे 1661 के बाद 1668 की घटना है, तो शादियों में फेरा होता है, 7 फेरा होता है। तो याद रखेंगे कि 7 फेरा इसमें हम जोड़ दिए, तो 7 फेरा जब हम इसमें जोड़ दिए तो 1661 में 7 जोड़ देंगे तो 1668 की घटना है। 1668 में क्या होता है कि ये जो चाल दीदी को मुंबई दहेज के रूप में मिली जाती है, इस मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक कर लेकर चाल दीदी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है कि आप वहां जो है व्यापार कर सकते हो। फिर अगली बात करेंगे तो एक मुगल सम्राट है फर्रुखसियर, और इस फर्रुखसियर का जो शासन काल है ये है 1717 से 1719 तक। 1717 से 1719 तक। इस 1717 1719 के बीच में ये 1717 की घटना है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत आता है और उसका नाम है जॉन शरमन। उसका क्या नाम है? जॉन शरमन। और जॉन शरमन जब आता है तो उसके साथ हैमिल्टन, स्टेफेंसन, ख्वाजा शेहूर आते हैं। हैमिल्टन जो है पेशे से डॉक्टर रहता है। बताया जाता है कि फर्रुखसियर को एक फोड़ा हुआ था और ये हैमिल्टन जो है इस फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया, तो फर्रुखसियर ने खुश होकर इनको फरमान जारी कर दिया, अर्थात यहाँ पे अंग्रेजों को एक अधिकार दे दिया जिस अधिकार को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा का अधिकार। क्या था अधिकार? पहला इसने क्या किया कि जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को अर्थात अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। दूसरा जो अधिकार दिया, सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर लेकर सूरत में भी अंग्रेजों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। अब होता क्या है, तीसरा जो अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है, और तीसरा जो अधिकार है वो मुंबई, और मुंबई में क्या करता है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक जो है सिक्का चलाया जाता है, और उस सिक्के को, जो सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुंबई में चलाया जाता है, फर्रुखसियर ने इस सिक्के को संपूर्ण अखा भारत में चलाने का आदेश दे दिया। अब ये अंग्रेजों, फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया 3 अधिकार, ये बंगाल में मुक्त व्यापार, सूरत में मुक्त व्यापार, और जो मुंबई में सिक्का चलाया जा रहा था उसको संपूर्ण भारत में चलाने का अधिकार। इसी अधिकार को हम मैग्ना कार्टा का अधिकार कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा की जब बात किया जाएगा तो देखा जाएगा कि मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड में एक स्थान है, और इसी इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर इंग्लैंड का एक शासक था। इस मैग्ना कार्टा का एक शासक था जो बहुत ही तानाशाह था, लोगों को बिना आरोप लगाए या आरोप लगाकर उनको जो है फांसी पर लटका देता था, जबरदस्ती टैक्स वसूलता था। तो जनता जो थी आक्रोशित हो गई और मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर एकत्रित हो गई और राजा से कुछ मांग करने लगी। कही कि आज अगर राजा जो है अधिकार दे देता है तो ठीक है, अगर अधिकार नहीं देता है तो आज राजा को हम लोग मार देंगे। जैसे ही कहते हैं कि हम राजा को मार देंगे, राजा का मंत्री कहता है कि साहब लोगों को कुछ अधिकार दे दीजिए, नहीं तो आज आपको मार देंगे। तो वही मैग्ना कार्टा नामक स्थान पे सबसे पहले लोगों को अधिकार मिला, इसलिए उस इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा नामक स्थान को हम अधिकार का जो है जनक या अधिकार का जन्मदाता कहते हैं। जैसे एक संविधान की बात कर लिया जाएगा तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्यों? क्योंकि संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया करता है, वहां पे लोगों को कुछ अधिकार मिलता है। जैसे अब पर्यावरण की मैग्ना कार्टा की बात कर लेंगे तो 5 जून 1972 ईस्वी को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि 5 जून 1972 ईस्वी को लोगों को कुछ अच्छा अधिकार मिला था पर्यावरण से संबंधित। इसी तरह जब हम मानवाधिकार की बात कर लेंगे तो मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा आपको 10 दिसंबर मतलब ह्यूमन राइट का जो मैग्ना कार्टा कहा जाएगा
10 दिसंबर को कहा जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर को मानव के अधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ सोचा गया था। इसी तरह कहते हैं किस अधिनियम को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और किसने जो है 1858 के अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा है, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है। वही दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों के यूरोपीय कंपनियों के आगमन में तीसरी कंपनी। आगे हम चौथी कंपनी की बात करेंगे अगली क्लास में, फ्रांसीसी कंपनी, और उसी में 2 छोटी छोटी कंपनियां हैं, उसको अगले भाग में देख लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कापी और आप पेन लेके तैयार रहिए, जब क्लास चल रही हो तो नोट्स एक छोटा सा आपका तैयार हो जाएगा। और बच्चे कहते हैं कि सर जीएस में बहुत समस्या होती है, कोई समस्या नहीं है, आप उसको क्रम से पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।